गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आ जाइए सब लोग फटाफट फटाफट। बहुत कम बच्चे जुड़े हैं अभी। चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग? हाँ भाई दीक्षा, चैप्टर पढ़ रही हो क्या? आवाज आ रही है मेरी? यस गाइस, आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके, चलिए अब आप लोग ऐसा करिए कि कल जहां से मैं पढ़ा रही थी वहीं से आप लोग निकाल लीजिए। और मैं कल आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, ये गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, यही तक हुआ था ना? यस मैम। हाँ, अब आगे का सुनिए। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। देखिए, ये परसाई जी अपने जमाने की बात करते कि अभी आज वाला जमाना तो है नहीं, आज से लिखा नहीं गया है चैप्टर। ये चैप्टर उसी समय, जिस समय उनका जमाना होगा तब लिखा गया होगा, तो ये उस जमाने की बात कर रहे हैं। और उस जमाने से भी पहले वाला जो जमाना होगा उसकी बात की जा रही है कि टोपी 8 आने यानी 8 आने 50 पैसे। 8 आने का मतलब क्या होता है? 50 पैसे 8 आने में मिल जाती है। और जूता उस जमाने में भी, यानी उनका जो जमाना था उससे पहले वाले जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलता होगा। यानी कहने का मतलब है, आप समझिए मेन चीज इसके अंदर क्या बताई गई है कि आज के समय में टोपी का मतलब होता है कि जो इस संसार के अंदर श्रेष्ठ लोग हैं, जो कि गुणी लोग हैं, जिनके अंदर गुणवत्ता पाई जाती है, जो कि संसार में अपनी विशिष्टता रखते हैं, जो कि प्रधान लोग होते हैं, जो कि बुद्धिमत्ता जिनको ईश्वर ने कुछ ज्यादा दे रखी होती है, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति एक टोपी के समान है। कोई टोपी नहीं है, कोई जूता नहीं है। जो बताई गई है वो मेन चीज वो ये है कि टोपी क्या है। टोपी के लिए मैंने बहुत सारी चीजें आपके लिए बोली कि टोपी वो है कि टोपी सिर पे लगाई जाती है और सिर का जो रूप है, सिर का जो रूप है सर्वश्रेष्ठ रूप। हमारे अंगों में सबसे ऊपर क्या होता है? सिर होता है। तो यदि हमारे सारे शरीर में सबसे ऊपर सिर होता है, तो उसी प्रकार जो हमारे वस्त्र होते हैं उनमें भी सबसे पहला दर्जा जो दिया गया है वो टोपी को दिया गया है। उसी प्रकार संसार के अंदर जो गुणवत्ता रखने वाले लोग हैं, जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, जो कि गुणी लोग हैं, जो कि सर्वोत्तम लोग हैं, जो कि विशिष्टता रखते हैं अपने अंदर, वो लोग ही टोपी के समान समझे गए हैं। बात समझ में आ रही है सबके? यस मैम। हाँ, तो अब कह रहे हैं कि टोपी 8 आने में मिल जाती है। 8 आने यानी 50 पैसे। अंडरलाइन कर लीजिएगा पूरी पंक्ति पर जो मैं बता रही हूँ। 50 पैसे में मिल जाती है। और जूता उस जमाने में भी, यानी जूते का मतलब है कि जो कि इस संसार के अंदर ऐसे लोग जो कि जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गुणवत्ता नहीं है, ऐसे लोग संसार के अंदर जो कि अपने पैसे के बल पर, अपनी संपत्ति के बल पर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते। जिन ऐसे लोग समाज के अंदर जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई बुद्धि से हीन है, बुद्धिमत्ता नहीं है, ऐसे लोग जो कि समाज में सिर्फ अपना मतलब कहते हैं एक जूता पजवाना चाहते हैं, ऐसे लोग समाज के अंदर जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई विशिष्टता नहीं है, उन लोगों की कीमत उस जमाने में भी बहुत ज्यादा होगी। कहने का तात्पर्य ये है। अब देखिए मैं आपको बात समझाती हूँ। आज का समय और पहले का समय ले लीजिए। पहले के देखा अपने समय से भी पहले वाले समय को बता रहा है। और आज भी आप देखिए कि जितने भी सर्वश्रेष्ठ पद हैं, जितने भी ऊंचे ऊंचे पद हैं,
उन पर ऐसे व्यक्ति की आसीन हो जाती है जिनके जिनके अंदर योग्यता नहीं होती है, जिनके अंदर गुणवत्ता नहीं। बहुत से होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि पूरे ही ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं और कुछ अपनी जो उनके अंदर समाज के अंदर ऐसे लोग जिनके अंदर पैसा, जिनके पास में पैसा है, वो समाज के अंदर अपने आप को खुजवाने लग जाते हैं। आप देखिए, चाहे पॉलिटिशियन ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप, और हर क्षेत्र के अंदर मिल जाएंगे आपको। कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र में आपको नहीं बता रही, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर आपको इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो कि अपने पैसे पर दुनिया को नचाते हैं। उनके अंदर गुणवत्ता नहीं है, उनके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है, ऐसी कोई विशिष्ट पहचान नहीं है कि उन्होंने कोई किसी चीज में महारत हासिल कर रखा हो। उसके बावजूद भी वो समाज के अंदर घुसते हैं, उनकी पूंछ होती है समाज के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि आज के समाज के अंदर भी जूता पूछता है, जूता पूछता है, और उसी जूते के ऊपर 2500 टोपियां नछावर होती हैं। आपके पड़ोस के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जिस अच्छी कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, लाव लश्कर सब कुछ उसके पास में, नौकर चाकर सब कुछ है, तो मैं ये जानती हूँ चाहे वह इंसान के अंदर इतनी बुरी इंसान नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है उसके अंदर, कोई ऐसी आस्तिकता नहीं है उसके अंदर, उसके बावजूद भी पूरा पड़ोस उसको पूजेगा क्योंकि वह पैसे वाला है। सब लोग उसके आगे हाथ जोड़ करके खड़े होंगे क्योंकि समाज का रिवाज है। और एक व्यक्ति जो कि उसके सामने रह रहा है, जिसकी झोपड़ी बनी हुई है, लेकिन आस्तिकता उसके रोम में बसी हुई है। सर्वश्रेष्ठता का वो धनी है, विशिष्टता समाज में उसकी पहचान है, गुणवत्ता उसके साथ रहती है। ऐसा व्यक्ति, लेकिन वह निर्धन है, उसके पास पैसा नहीं है, योग्यता बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी लोग उसकी झोपड़ी में जाना पसंद नहीं करेंगे जितना उसके महल के इर्द गिर्द घूमना पसंद करेंगे। ये समाज का नियम है। तो इसी वजह से टोपी की कीमत उस जमाने में भी 8 आने थी, आज भी 8 आने ही बनी हुई है। जूता उस जमाने में 5 रुपए का था, 5000 से भी ऊपर का हो गया है। तो यही चीज यहाँ पर परसाई जी ने समझाने की कोशिश की है। हम देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि बात किसी पे रखकर किसी को समझाई जा रही है, कुछ बात बोल करके, और समाज का जो स्पष्टीकरण है वो हमको दिया जा रहा है। तो देखिए, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। यही बात मैंने आपसे कही है कि आज के समय में जूते की कीमत और ज्यादा बढ़ गई है। ये मत समझो कि कम हुई है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है जूते की कीमत। तो हमेशा से, शुरू से, प्राचीन समय से चलता चला आ रहा है कि टोपी की कीमत कम रह गई है और जूते की कीमत अधिक हो गई है। अब तो जूते की कीमत और ज्यादा बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हो जाती है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि गुणों की खान नहीं है, जिसके अंदर सर्वश्रेष्ठता नहीं है, जो कि जिसकी समाज के अंदर कोई एक विशिष्ट स्थान नहीं रखता है, जिसके अंदर बुद्धिमत्ता नहीं है, ऐसे व्यक्ति के यदि उसके पास में धन है, वैभव है, उसके पास ऐशो आराम है, इन सब चीजों से रहते हुए भी वह जूता भी समाज के अंदर पूजने लग जाता है। और 2500 टोपी, 2500 गुणवत्ता रखने वाले सभी प्रेमचंद्र की जैसे व्यक्ति नहीं होते हैं। प्रेमचंद्र जी एक अलग ही महानुभाव है इस संसार के अंदर। प्रेमचंद्र जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो कि समाज को एक अलग से अपना एक पहचान बनाने का, एक लोगों को एक बहुत बड़ी एक जरिया बनाते हैं कि मैं समाज के अंदर इस तरह की पहचान बनाओ जिस तरह से मैंने बनाई। बहुत कम लोग समाज के अंदर ऐसे होते हैं जिस तरह के प्रेमचंद्र हैं, सभी लोग इस तरह के नहीं होते हैं। तो इसी वजह से कहा है कि आज का समय भी ऐसा चल रहा है कि एक जूते पर 2500 टोपियां नछावर हो रही हैं, यानी एक धनी व्यक्ति के ऊपर सैकड़ों जो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर श्रेष्ठता है लेकिन पैसा नहीं है, धन का अभाव है, वो व्यक्ति पर नछावर होने के लिए तैयार रहते हैं। अब लेखक क्या कह रहा है, परसाई जी क्या बोल रहे हैं कि तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हो, तुम भी जूते के दोनों चीजों के बीच का मूल्य। देखिए, यानी लेखक का कहने का तात्पर्य है कि शायद तुम्हारे अनुपातिक मतलब मूल्य का मतलब होता है इन दोनों की कीमत के चक्कर में तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है, अनुपात के चक्कर में। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारी जितनी हैसियत है शायद उससे
जूते का जो मूल्य है उससे कहीं ज्यादा होगा, जूते का मूल्य उससे कहीं ज्यादा होगा, तुमसे मतलब तुम्हारी हैसियत से जो अगला व्यक्ति है वो कोई ज्यादा ज्यादा का होगा। इसी वजह से तुम उसके बराबर अपनी जो हस्ती है, अपनी जो इमेज है संसार के अंदर, अपनी जो सर्वश्रेष्ठता है वो नहीं बना पाए हो, कि तुम इन दोनों के अनुपात के मूल्य में मारे हुए व्यक्ति हो। अर्थात तुम ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको समझ में नहीं आएगा कि या तो हम ऐसा व्यक्ति जो कि संसार के अंदर अपनी हेकड़ी से गुजरा है, समाज के अंदर अपने धन से गुजरा है, या तो हम उसकी बातों में आकर के, उसके चक्कर में आकर के उसकी संगत को करने लग जाए, चाहे वह किसी से भी संगत करता हो, बदमाशों से करता हो, किसी से भी करता हो, हम उसके साथ लगने लग जाए। तब तो हमारी जो समाज के अंदर हैसियत है जूता खरीदने की हो जाएगी, यानी हम भी खुश हो जाएंगे। और यदि नहीं लग रहे, हम कह रहे हैं कि हम सूखी रोटी ही खाएंगे, हम अपने सम्मान से ही जिएंगे, हम जैसे हैं, हम फालतू मतलब 2 नंबर का पैसा नहीं कमाएंगे, तो फिर क्या होगा कि हम समाज के अंदर जो हमारी हैसियत है उतनी की उतनी बनी रह जाएगी, हम कभी भी समाज के अंदर उठ नहीं पाएंगे। प्रेमचंद्र जी का वही हालात है कि प्रेमचंद्र जी ने ऐसे लोगों का साथ देना ही पसंद किया। और तो बहुत सारे आए, बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा कि हम कह रहे हैं, हम तुम्हारे इस उपन्यास को, तुम्हारे इस निबंध को, तुम्हें इस संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ बनवाएंगे, तुम्हारे उपन्यासों को नाम दिलवाएंगे, लेकिन तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तुम्हें इतना मिलेगा, लेकिन वो 2 नंबर का पैसा कमाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर यदि योग्यता होगी, मेरे अंदर गुणवत्ता होगी, तो मैं अपने आप समाज के अंदर ऊपर उठूंगा, और नहीं होगी तो मुझे तुमसे सहायता लेने के लिए या तुम्हारे नाम से अपना नाम जोड़ने के लिए आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। इसी चक्कर के कारण कि स्वयं के बल पर ही मुझे उठना है, इस पर वह संसार में जितने थे वित्तीय, ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्वेश्चन बनेगा इस पर भी कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो संसार के अंदर गुणी व्यक्ति होते हैं, जो संसार के अंदर योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं, जो संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर योग्यता फूट कर भरी होती है, ऐसे व्यक्ति धन के अभाव में जहां है वहां रह जाते हैं, और जो धूर्त होते हैं, मक्कार होते हैं, जिनके अंदर अवगुणों की खान होते हैं, ऐसे व्यक्ति संसार के अंदर न जाने कब अपनी पदवी यानी अपना पद बना लेते हैं, ये इंसान को पता नहीं चलती है। तो यही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है और समझाने की कोशिश की गई है। हमारे जो प्रेमचंद्र थे, उनके पास सब कुछ था, उनके पास योग्यता तो उनके अंदर फूट के भरी हुई थी, लेकिन धन का अभाव रहा है। ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम श्रेष्ठ गुणवत्ता रखने वाले व्यक्ति को, हम विशिष्ट पहचान बनाने वाले व्यक्ति को, हम एक श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ व्यक्ति को हम समाज के अंदर धन मतलब उसे पैसा, हमारा समाज, हमारी सरकार उसे पैसा नहीं देती है, और जो व्यक्ति अवगुणी है, जिसके अंदर गुणवत्ता नहीं है, वह न जाने कब धनी बन जाता है, उसकी हमें पता भी नहीं चलती है। कवि के पास में योग्यता और लेखकों के पास में योग्यता होने के बावजूद भी धन का अभाव है, और इसी कारण वह अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बच्चों को चलाने में असमर्थ रहती है। तो इसके लिए हमारे आंसू निकलने चाहिए कि एक धनी व्यक्ति अपने परिवार को चलाने में असमर्थ है, और एक अडूल व्यक्ति दिन पर दिन 2 नंबर का पैसा कमा रहा है और इतना ऊंचा बढ़ता जा रहा है। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इस तरह के लोगों का ये सम्मान दिया जाता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। सीमा पर रहने वाले लोग, फौजी हैं, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन कहाँ इतना सब कुछ कहाँ मिलता है। अगर आज वो है ठीक है, चल रही है नौकरी चल रही है, उनके पीछे से इतना सब कुछ नहीं होता है कि उनका परिवार पूरा जीवन अपना आराम से व्यतीत कर ले। होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमारे इस चैप्टर का जो मतलब है ना, वो हमें यही लेकर जा रहा है, यही समझा रहा है कि ऐसे लोगों को पदवी मिलनी चाहिए संसार के अंदर,
पद प्रतिष्ठा भी मिलनी चाहिए और धन भी मिलना चाहिए, जिससे वह भी समाज के अंदर उस धन का सहारा लेकर के दिन पर दिन आगे बढ़ते जाएं और प्रगति के शिखर पर सर्वोत्तम नजर आए। देखिए क्या बताया है, टोपियां नौछावर होती हैं, तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए हो। अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह विडंबना मुझे, इतनी विडंबना क्या होती है आपकी कि अपन कहते हैं ना ये दुखद बात, विडंबना यानी बहुत बड़ी एक दुख है, खेद है मुझे इस बात का। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। ये दर्द मुझे, परिसाई जी कह रहे हैं, ऐसा दर्द मुझे पहले कभी नहीं हुआ और लेकिन आज मेरे हृदय में ऐसी कसाट उठ रही है, ऐसा दर्द उठ रहा है कि जिस दर्द को मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। कहने का तात्पर्य है कि आज प्रेमचंद्र जैसे होनहार व्यक्ति, एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, एक अलग ही विशेषता रखने वाले व्यक्ति की ऐसी दुर्गति, जिस पर पहनने के लिए वस्त्र अच्छे नहीं है, जिस पर फोटो खिंचवाने के लिए मतलब पोशाक तो है ही सही, साथ में पहनने के लिए ढंग के जूते नहीं है, चप्पल नहीं है उसके पास में पहनने के लिए। तो हमारे देश में क्या होनहार पुरुषों की, क्या गुणी लोगों की यदि दुर्गति होती है तो आज मेरा हृदय अंदर से रो रहा है, अंदर से कसोट रहा है। एक मैं अंदर सोचने के लिए मजबूर हो गया हूँ, क्या इसी तरह से हमारे देश की जो धरोहर है उसकी यही गति होती रहेगी? तो देखिए मूल्य के मारे हुए ये कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। अब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। परसाई जी कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारा ये फटा हुआ जूता देख रहा हूँ, फटा हुआ जूता देख रहा हूं। तुम महान, अंडरलाइन कर लीजिएगा सारे बच्चे, तुम महान कथाकार हो, तुम महान एक उपन्यासकार हो, तुम एक उपन्यास सम्राट हो, तुम युग प्रवर्तक हो, तुम युग का प्रवर्तन करने वाले हो, ना जाने क्या क्या कहलाते हो तुम, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता मुझे फटा हुआ ही नजर आ रहा है। यानी अब मेरे शब्दों का मतलब समझिए कि एक इंसान जो एक युग प्रवर्तक कहला रहा है, एक उपन्यास सम्राट कहला रहा है, एक अच्छा निबंधकार कहला रहा है, ऐसी बड़ी बड़ी योग्यताएं रखने वाली, जिसे संसार पढ़ रहा है, जिसके लेखों से संसार प्रेरित हो रहा है, जिसके लेखों को पढ़ने के बाद में संसार में रहने वालों को अपना मार्गदर्शन मिल रहा है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की ऐसी बुरे हालात कि उसमें पहनने के लिए जूते नहीं है, फटे जूते हैं उसके पास में। क्यों है, क्यों, किस लिए है? एक सवाल जो लेखक के मन में बार बार में उठ रहा है। ये सारे लिख लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र के लिए कौन कौन से विशेषण युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए आगे समझ में आ रहा है मैम? जिस वक्त ये पाठ लिखा गया था उस वक्त प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी क्या? मैम जिस वक्त ये पाठ लिखा गया था उस वक्त प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी क्या? ये अब मृत्यु पर क्यों पहुंच गए तुम? प्रेमचंद की स्थिति देखी है तभी तो लेखक ने लिखा है। सवाल वो पूछो जिन सवालों में दम हो, ऐसे उन सवालों में जो मृत्यु लेखक ने देखा, परसाई जी ने देखा होगा, तभी तो ये सब कुछ लिखा है। उन्होंने किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं, जैसी स्थिति देखी है वैसी लिख करके रखी है। अब ये अपन पहले कोई, मैं तो पहला होने ही थी, इसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ो, आगे देखो कि ये पूरे पे अंडरलाइन कर लीजिएगा जो उनके लिए बोले गए हैं। अब आगे देखो, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, रेखांकित करिए और समझिए। कहने का तात्पर्य है, परसाई जी कहना चाह रहे हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि मेरे हालात भी इतने अच्छे नहीं। जूते का मतलब जूता नहीं है यहाँ पर, जूते का मतलब क्या है? स्थिति, हालात, अपनी कंडीशन जो समाज के अंदर है। मेरी भी स्थिति, मेरे भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। तुम ये समझो कि मेरे हालात अच्छे हैं, लेकिन अच्छा नहीं है यो ऊपर से अच्छा दिखता है। देखिए बहुत बड़ी बात बोली है, पूरे पे अंडरलाइन कर दीजिएगा, यो ऊपर से अच्छा दिखता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मेरे हालात उतने अच्छे नहीं है, लेकिन मैं बाहरी प्रदर्शन को पसंद करता हूँ, दिखावटीपन को पसंद करता हूँ, आडंबर को पसंद करता हूँ, बनावटीपन को पसंद करता हूँ। इसी वजह से मैं उस बनावटी या दिखावटी के आवरण में आकर के अपना जीवन दूसरों के सामने
अच्छा व्यतीत कर रहा हूँ, अपने आप को अच्छा दिखा रहा हूँ, लेकिन स्थिति मेरी भी जर्जर, मेरी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है। और तुम कैसे हो कि तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा है कि तुम जैसे बाहर से दिख रहे हो वैसे के वैसे ही तुम अंदर से हो। तुम बाहर और भीतर से, तुम्हारा व्यक्तित्व बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से एक सा है। जिस तरह से तुम्हारी स्थिति घर में है, जिस तरह से तुम्हारी स्थिति घर में, वैसे ही तुम बाहर दिखा रहे हो। देखिए आगे वो क्या बोल रहा है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, अपने जूते की बता रहा है, अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया। आप देखना शोल जिसे अपन बोलते हैं तला, तो कह रहे हैं कि अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है, मेरा अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान। बात को समझिए पूरी। कह रहे हैं कि मेरा जूता ऐसा है, मेरे हालात ऐसे हैं कि एक तरफ जूते की चलेगी, एक तरफ दूसरी की चलेगी। ये पूरा चैप्टर दो रूपों में चलता है, आपको दो रूपों में समझना है चैप्टर को। लेखक या परिसाई जी बताए कि मेरा भी जूता कोई इतना अच्छा नहीं है। उसकी विशेषता क्या है मेरे जूते की कि उसमें से अंगुली बाहर नहीं निकलती। आप इमेजिन करना, ये क्लास तो है नहीं, मुझे मैं आपको बता दूं, इसमें से घर में ही जैसे मेरे सुनते जा रहे हो सोचना, अंगुली बाहर नहीं निकलती, लेकिन अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है जिसे अपन शोल बोलते हैं, जिसे अपन तला बोलते हैं, वो पूरा क्या हो गया है, फट गया है, वो पूरा का पूरा फट गया है। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि एक तरफ आपकी उंगली निकल रही है जूते में से, वो ज्यादा अच्छी होगी कि जिस जूते का शोल पूरा फट गया है और आपका जो पैर है वो नीचे से जमीन से टकरा रहा है और लहूलुहान हो रहा है, तो दोनों में से कौन सी चीज अच्छी है बताओ? मैम जिसमें से उंगली निकल दे, जिसमें से उंगली निकल रही है। प्रेमचंद का जूता ज्यादा बढ़िया। कौन सी चीज अच्छी लगी आपको? एक बोलेगा, केवल एक जन जवाब दो। मैम जिसमें से उंगली बाहर निकल रही है। यस, प्रेमचंद बाहर निकल रही है। तो वही चीज है कि मैं तो ये जानती हूँ, मेरे को तो जहां तक मेरा सोच है वो ये है कि हरिशंकर परसाई जी जो है उनकी स्थिति लेखक से भी बदतर है। अपने हरिशंकर परसाई जी जो प्रेमचंद्र जो है दोनों ही लेखक है, उनकी स्थिति, परसाई जी की स्थिति उनसे भी बदतर है, क्योंकि उनका जूता क्या हो गया है, नीचे से फट गया है और फटने के बाद ऐसा हो रहा है कि जमीन से पैर लग रहा है और कभी कभी तो लहूलुहान हो जाता है। यानी स्थिति इतनी जर्जर हो जाती है कि वह सुबह और शाम की रोटी तक के लिए तगाजे हो जाते हैं, उन तक के लिए वे परेशान हो जाते हैं। अब प्रेमचंद्र जी हाँ अपना गुजारा चला रहे हैं, लेकिन अंगुली जूते से बाहर निकल रही है। यानी कहने का तात्पर्य है वह किसी से मांगी तांगी चीजों को लेकर के, वह दिखावटी चीजों में आकर के दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने में इसमें विश्वास नहीं रखते। जैसे घर में होते हैं वैसे ही वो बाहर आ जाते हैं, तो उन्हें शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती समाज में। देखिए लेखक की एक बात यहाँ बताई गई है कि फोटो खिंचवाते समय जिस समय प्रेमचंद्र खड़े थे और बहुत सारे फोटोग्राफर सामने खड़े हुए थे, बहुत सारे साहित्यकार भी थे, जनता भी थी, पब्लिक भी थी, समाज भी था, सभी लोग थे। तो जिस समय प्रेमचंद्र का फोटो खींच रहा था उस समय परसाई जी अपने मन में ये सोच रहे थे कैसा बंदा है, फोटो खिंचवाने के लिए पोशाक तो अच्छी पहनी नहीं रखी और तो और क्या कर रखा है, जूता भी फटा हुआ पहन रखा है, इतनी मीडिया यहाँ खड़ी हुई है, इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं और ये इस हालत में यहाँ पर आ गया है। तो वो सोच रहे थे, उसके बावजूद भी इसके मुंह पर हंसी नजर आ रही है, तो उन्हें खोपड़ी घूम गई। तो कैसा व्यक्ति है कि जो उसके बावजूद भी हंस रहा है, लोग तो उस पर हंस रहे हैं और वो लोगों पर हंस रहा है, तो इसके पीछे क्या है, समझिए बात को। अब यहाँ ये चीज आई है इससे, तो समझिए किस तरह से, यानी कहने का मतलब है प्रेमचंद्र जी दिखाना चाह रहे हैं और लेखक अब ये बताना चाह रहा है कि वो जिस प्रकार परसाई जी के हालात हैं ऐसे हालात है कि बहुत जर्जर हालात है, बहुत ज्यादा जर्जर हालात है, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, हमारे प्रेमचंद्र से भी खराब है, क्योंकि उनका जूता का शोल चला गया है और वो फटा हुआ है। लेकिन वह बाहरी प्रदर्शन में आकर के, बाहरी दिखावटीपन में आकर के बनावटी जीवन यापन कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं बनावटी जीवन को।
तो बनावटी जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन कल समाज के सामने जब उनका राज खुलेगा, जब समाज के आगे उनकी एक ओरिजिनलिटी आएगी, जब उनका राज खुलेगा, उनका रहस्य खुलेगा, और जब वाकई हकीकत जब समाज के आगे पता चलेगी, तो उन्हें वो शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी जो प्रेमचंद्र को नहीं उठानी पड़ेगी। क्योंकि प्रेमचंद्र जी जैसे हालात घर में हैं, वैसे ही हालात उनके वे समाज के आगे दिखा रहे हैं। इस वजह से उन्हें इस बात का कभी भी दुख नहीं होगा कि मैं समाज के आगे ऐसा दिखता था और आज मुझे इस हालत में रहना पड़ रहा है। किसको ज्यादा कष्ट होगा जब समाज के अंदर सच्चाई, वास्तविकता नजर आएगी? आप बताइए। मैम हरिशंकर प्रसाद वो दिन बहुत मतलब दुख होगा जब समाज के आगे वास्तविकता नजर आएगी, क्योंकि वे आडंबरों में और दिखावटी बनावटी जीवन को यापन कर रहे हैं। और प्रेमचंद्र जी बाहरी आडंबरों से, दिखावटीपन से बहुत कोसों दूर है, वे वास्तविकता से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखिए, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखी। देखिए, वो कह रहे हैं कि कहने का मतलब यहाँ क्या है कि मेरा पूरा पंजा छिल जाएगा, मैं लहूलुहान नीचे से होता रहूंगा, पंजा छिल जाएगा, मेरा तला गिर जाएगा, और लेकिन मैं उंगली को बाहर नहीं दिखने दूंगा। परसाई जी कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए, कितनी भी बुरी कंडीशन आए, चाहे घर में भूखा मर जाऊं, लेकिन मैं अपनी स्थिति दूसरों के आगे बयान नहीं होने दूंगा। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, तुम्हारी उंगली तो दिख रही है लेकिन पांव सुरक्षित है। यानी कहने का मतलब है तुम्हारे हालात तो बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन तुम घर में कम से कम रोटी तो खा रहे हो। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस गया है, मैं बाहर बनावटी जीवन जी रहा हूं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया हूं। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान। कहने का तात्पर्य है कि तुम दिखावटीपन का, बनावटीपन का, जीवन में आडंबरों का महत्व नहीं जानते, और हम दिखावटीपन में आकर के, आडंबरों में आकर के सिर्फ एक बनावटी जीवन जीने के आदी हो गए। इसलिए हम संसार के अंदर अपनी सच्चाई अब बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी डर से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर, इतनी सी बात के अंदर लेखक ने बहुत बड़ी बड़ी वजनिक बातों को डाल दिया है, और अपनी जो समाज की एक ओरिजिनलिटी है, समाज वाकई में इसी डर से समाज अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो यही चीज उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। आज आप उतना पढ़िए, अब नेक्स्ट में आपका कल स्टार्ट करूंगी, टाइम भी आपका होने वाला है, और धीरे धीरे जो भी जिसका भी वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है वो वर्क कंप्लीट कर लीजिए आप, चैप्टर हो जाए, फिर एक दो लघु कथा और लिखवा देंगे, चलता रहेगा धीरे धीरे। हैव अ नाइस डे। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दूसरे को। आप ओके मैम। ओके बेटा।